नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है ब्रेक बुलेटिन का। कल 9 अगस्त की तारीख है। स्वतंत्रता आंदोलन की एक क्रांतिकारी तारीख, क्रांतिकारी दिन 9 अगस्त 1942, जिस दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान किया और उस दिन से आज़ादी के आंदोलन ने एक नई रास्ता पकड़ी। 9 अगस्त का क्रांतिकारी दिन हर साल तमाम से संकल्पों को लेकर के मनाते हैं देश में। ये परंपरा है और ये बड़ा दिन है आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में। बिल्कुल गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और उसके बाद ही आज़ादी के आंदोलन ने एक नई रास्ता पकड़ी, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। ये तारीख हर साल आती है और हर साल लोगों में नए जज्बात से नए संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती है। कल 9 अगस्त की तारीख है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से और अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हैं और प्रधानमंत्री ने अभी 6 जुलाई को जब अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया वर्चुअली, तो अपने भाषण में इस तारीख की याद दिलाई और याद दिलाई कि किस तरह से महात्मा गांधी ने इस 9 अगस्त की तारीख को अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया और उसके बाद में स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों को नई ऊर्जा मिली। ये क्रांति का महीना है, कृतज्ञता का महीना है, ये सारे शब्द प्रधानमंत्री के थे। क्विट इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं और क्विट इंडिया को ही कोट किया प्रधानमंत्री ने और उसके साथ ही इसे आगे बढ़ाया और कहा कि आज की तारीख में यानी 9 अगस्त 1923 को जो संकल्प लेना है वो लेना है करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया और एपीचमेंट क्विट इंडिया। हिंदी में कहेंगे भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री जी पहले भी ये सारी चीज़ें कहते रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलती है। परिवारवाद और तुष्टीकरण की बातें को लेकर के पिछले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बात कही थी और परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर के एक बड़ा अभियान सा प्रधानमंत्री ने चला रखा है। ये तीनों जो ध्येय हैं उन्हें इस क्रांतिकारी तारीख से प्रधानमंत्री ने जोड़ा है। करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया और अपीचमेंट क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 9 अगस्त की तारीख कल है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस पर चर्चा हम करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बदले हुए संदर्भों में इस 9 अगस्त की क्रांतिकारी तारीख का जो महत्व है उसे रेखांकित करते हुए नए संकल्पों की ओर याद दिलाई है और नए संकल्पों को लेने के का आह्वान किया है। विकास पांडे से शुरू करेंगे आज की इस चर्चा को। और तो ये 9 अगस्त की तारीख इस बार भी काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। यादगार रहेगी 9 अगस्त 2023 भी, जब देश करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ
खड़ा होगा और एक नारा देंगे कि करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया एंड अपीजमेंट क्विट इंडिया। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। तो विकास पांडे से ही चर्चा शुरू करेंगे आज के। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, आज के पैनल के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से राधेश्याम है, समाजवादी पार्टी के जिला मंत्री हैं। और अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता विवेक नारायण मिश्रा जी हैं। ये पैनल है आज की इस बहस का। और शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। विकास जी, क्या इस 9 अगस्त की तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 3 दिन पहले रेखांकित किया और नए संकल्पों को लेने के लिए आह्वान किया प्रधानमंत्री ने, और जो बदले हुए संदर्भ में हर तिथि का जो वर्तमान है उससे क्या संदर्भ जुड़ता है, इसको देखते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने नए नारे दिए हैं, करप्शन, डायनेस्टी एंड अपीजमेंट क्विट इंडिया। विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 अगस्त की हम सब पूर्व संध्या पर आज जब हम चर्चा कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण विषय की, दरअसल अगर पिछले 30, 40, 50 वर्षों में देखें तो भारत की राजनीति पे बहुत गहरा प्रभाव रहा है इन सारे विषयों का। और विशेषकर अगर पिछले 20 सालों में हम इस चीज को देखने की कोशिश करें तो भारत की राजनीति के अगर प्रमुख मुद्दे रहे हैं सत्ता तक जाने के या सत्ता से बेदखल होने के, तो उनमें बड़े मुद्दों में शामिल रहे हैं ये तीनों मुद्दे। माननीय मोदी जी ने जब इन तीनों विषय को लेकर के चर्चा आगे बढ़ने वाली, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक जर्नी को स्टार्ट किया और उस जर्नी में उन्होंने 2-3 चीजें बहुत बुनियादी तौर पर कही, जो मुझे लगता है कि सारे ही मेरे पैनलिस्ट भी उस बात को एक्सेप्ट करेंगे। वो महत्वपूर्ण विषय ये थे कि जब हम भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं तो उस भ्रष्टाचार के विरोध में केवल राजनीतिक दल ही नहीं होते हैं। आप देखिए कई कारोबारियों पर भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की है। कई कारोबारी हैं जिनके यहाँ ईडी के छापे पड़े, जिनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े, जीएसटी की टीम के जाने की बात हो, कई कारोबारी है। उनमें केवल एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने से ये विषय बहुत छोटा हो जाता है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद ही आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर हर हर लेवल पर एफर्ट करने की कोशिश करी है, हर लेवल पर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी है। दुनिया में ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है। आप देखिए कि भारत का लोकतंत्र एक ऐसा है कि जहां परिवारवाद की शाखाएं, राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, कई जगह ऐसी हैं जहां परिवारवाद की शाखाएं बहुत नीचे तक हैं। बुनियादी तौर पर ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर परिवारवाद को लेकर के आज देश का मुखिया इतना मुखर होकर के बोल रहा है, तो मैं तो निश्चित तौर पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा परिवारवाद के ऊपर इतना मुखर होकर के मुझे नहीं लगता कोई दल बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव रहा है और राजनीति में सीढ़ी चढ़ने का एक बड़ा माध्यम रहा है। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर मैं कहूंगा कि हमने इन मुद्दों को आम जनमानस के मुद्दे बनाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि आम जनमानस हमारे इन मुद्दों से कनेक्ट भी हुआ और उसी का परिणाम है कि 2014 में 30-35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, 40 साल के इतिहास में, कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वो शायद उनके पीछे बहुत बड़ी वजह भी यही थी। आज भारतीय जनता पार्टी का सफर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने संतुष्टिकरण का, आपको इससे पहले याद हो, आपने भी हमारे उस प्रोग्राम को जी हमारे हमारे उस प्रोग्राम को कवर किया था जिसमें उन्होंने तुष्टीकरण के विरोध में हमारे संतुष्टिकरण का जो नारा दिया था। मुझे लगता है उसका प्रभाव आपको देखने को भी मिल रहा है कि हमारे कार्यकर्ता आम जनमानस के लिए हमेशा खड़े नजर आते और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के ऊपर माननीय मोदी जी का जो स्टंट है वही भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है। विवेक जी। जी, जिस मौके पे ये बात कही गई रेलवे के स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण को लेके, तो एक भारतीय नागरिक ने अपनी फेसबुक पे लिखा, अखबार की हेडलाइंस को टारगेट करते हुए, कि भैंस को नहला के
और तैयार करके मेले में ले जाते हैं। तो सोचिए, एक आम भारतीय ने ये बात लिखी स्टेशनों के सुंदरीकरण के ऊपर, तो ये बात अगर लिखी है तो कुछ सोच के लिखी होगी कि भैंस को नहला के तैयार करके मेले में ले जाते हैं। तो ये स्टेशनों की तैयारी उसी लिए हो रही है कि, और उस परिप्रेक्ष्य में जो बात कही आपने ये, तो अब प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं और उनकी योजनाएं तो 9 सालों में शायद 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। और वो अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं लच्छेदार, उसमें तो कोई उनका जोड़ नहीं कोई है। राहुल जी स्वयं कहते हैं कि हम उनसे सीखते हैं लच्छेदार भाषण कैसे दिए जाते हैं। तो भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने जो कहा, तो भ्रष्टाचार अगर छोड़ने की बात करते हैं तो कौन से भ्रष्टाचार की? 2018 तक गंगा मैया को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए कहां गए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? पीएम केयर फंड, इसका हिसाब न देना, ये इस सदी का सबसे बड़े भ्रष्टाचार दो ये हैं। तो अब परिवारवाद की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इनके यहाँ परिवारवाद है। अगर उसको गिनाना शुरू करें तो शायद ये कई घंटे लग जाएंगे उसमें। 150 के आसपास परिवारवाद किनके यहाँ है। और सबसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि बीसीसीआई में जो सचिव बने हैं उनका कौन सा क्रिकेट में योगदान था या क्या था? वो सचिव किस बिना पे बनाए गए? तो ये परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जय शाह अगर हैं तो उनके अंदर कौन से क्रिकेट उन्होंने खेले हैं, कौन से उन्होंने वहां पे विश्व कप जीते हैं, किसके बिना पे वो सचिव बनाए गए? तो ये सिर्फ कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं। और तुष्टीकरण की बात करते हैं कि तुष्टीकरण तो ये खाली इनका है कि ये भी एक चुनावी मुद्दा है। ये 9 सालों में जिसको ये पहले सत्ता में आने के पहले कहते थे कि कांग्रेस की इन योजनाओं से तुष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, वो कौन सी एक भी योजना अगर हो जिसको इन्होंने 9 सालों में बंद किया हो, जिसको ये पहले कहते थे सब तुष्टीकरण के लिए हो रहा है, ये एक भी योजना बंद नहीं करी। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी कहते कि इस ऐतिहासिक मौके पे जिसमें हमारे देश के हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां जुड़ी हुई हैं 9 अगस्त से, आज इस मुबारक मौके को भी उन्होंने चुनावी कैश करने से नहीं छोड़ा। आज अगर भारत के एक राष्ट्र भक्त होने के नाते हर भारतीय नागरिक की इच्छा थी कि काश प्रधानमंत्री जी ये कहते आज इस मौके पे कि महंगाई भारत छोड़ो, बेरोजगारी भारत छोड़ो, ये कहते अगर तो ज्यादा इससे देश का होता भला। और ये इन बातों को बजाय भी उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके का भी राजनीतिकरण कर दिया। राजनीतिक दल होने के नाते करना खराब बात नहीं है, लेकिन हर समय हर मौके पे केवल सत्ता की बात हो, राजनीति की बात हो, ये भी राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सत्ता के अलावा सत्ता आप इसलिए हासिल करते हैं कि देश की जनता का कल्याण हो, वो कहीं से इनमें इन बातों में नहीं छुपा हुआ है। और जो आपने 3 बातें भारत छोड़ने की कही, इन सबसे ज्यादा तो आप पे लागू होती हैं कि आप गद्दी छोड़ो, ये तीनों चीजें अपने आप छूट जाएंगी। राधेश्याम जी, ये अमृत रेलवे स्टेशन योजना का जो शिलान्यास किया, सबसे पहली बात तो ये पूरा देश ये जानता है कि 2024 के चुनाव की बिसात बिछ रही है। अगले 3-4 महीने बाद चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, 5 महीने बाद। हर चीज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने अब कल की है। उसके बाद इसका एक पूरा रोड मैप ब्लूप्रिंट बनेगा, डीपीआर बनेगा, टेंडर होंगे, बजट रिलीज, तमाम सी चीजें इसकी प्रक्रिया होंगी। टेंडर होते होते आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकार चुनाव में चली जाएगी। उसके बाद किसकी बने ना बने वो अलग विषय है, लेकिन ये ऐसे समय पे घोषणा जब सभी राजनीतिक दल चुनाव में जाने को तैयार खड़े हैं। और पिछली सरकार के दौरान ये जो फर्रुखाबाद के ओवरब्रिज शुरू हुए थे, ऐसा लगता है कि दिल्ली से उनके लिए एक एक बोरी सीमेंट आता है हर महीने,
ये जो रेलवे के ओवरब्रिज बन रहे हैं भोलेपुर और शुक्रुल्लापुर में, हर महीने 1 बोरी सीमेंट भेजा जाता है दिल्ली से, तो उतना ही बढ़ पाता है। 9 साल में ओवरब्रिज नहीं बना पाए और 6 महीने में, 4 महीने में 600 स्टेशनों का कायाकल्प करने का ठेका ले रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है। 3 बातें कही उन्होंने वहां खड़े होकर, सरकारी प्रोग्राम में राजनीतिक बात की, और क्या कहा, नंबर 1 पर उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जो प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से हर मंच पर खड़े होकर ये कहते थे कि अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है सरकार, उस सरकार के मुखिया आज भी जब भारत छोड़ो की शुरुआत करते हैं तो नंबर 1 पे भ्रष्टाचार को रखते हैं। इसका मतलब उन्हें पता है कि आज भी उनकी सरकार के ऊपर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का साया है। और उसका दूसरा उन्होंने क्या कहा, परिवारवाद भारत छोड़ो, ठीक है। तीसरा तुष्टीकरण भारत छोड़ो। अब नंबर 1 से चलते हैं, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। भ्रष्टाचार ऐसे भारत छोड़ेगा कि पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 9 प्रदेशों की सरकार गिराई और भ्रष्टाचारियों को गले लगाया, चाहे उसमें हेमंत बिस्वा हो, चाहे उसमें अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, और उनके यहाँ पहले से ही बड़े बड़े लोग हैं, शिवराज सिंह व्यापम घोटाला, येदियुरप्पा। तो ये सारा भ्रष्टाचारी एक सेकंड बाद है। उसके बाद परिवारवाद भारत छोड़ो। आज ही प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय दल को संबोधित किया है, जिसमें 56 सांसद ऐसे बैठे थे जो कहीं न कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और परिवारवाद के तहत वो सांसद हुए हैं। तुष्टीकरणवाद छोड़ो। ये तुष्टीकरण नहीं है कि तमाम उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट जगत के लिए सरकार काम कर रही है। आज जब वहां गौरव गोगोई बोल रहे थे सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, प्रधानमंत्री का नाम लेके टारगेट किया, कोई नहीं बोला, मुख्यमंत्रियों के नाम लेके टारगेट किया, कोई नहीं बोला, मंत्रियों का नाम लेके टारगेट किया, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही गौरव गोगोई ने अडानी का नाम लिया, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद एकदम से हंगामा खड़ा करने लगे। ये चौकीदार वाली सरकार कारपोरेट घरानों के दरवाजों की चौकीदारी कर रही है। उन्होंने क्या कहा, रामराज्य स्थापित करेंगे। रामराज्य किसे कहते हैं? तुलसीदास जी ने अपने 4 लाइनों में लिखा कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भान सो होए। बरसत हर्षत सब लखें, यानी जब बरसे तो सब देखें और प्रसन्न हो, और करसत लखै न कोय, सूरज जब जल को हमसे लेता है पृथ्वी से तो कोई देख नहीं पाता है, लेकिन जब देता है तो सारी प्रजा उसको देखती है। आज मोदी जी जब ले रहे हैं तो सब देख रहे हैं कि 1200 का सिलेंडर, 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए टमाटर, 200 रुपए कड़ुआ तेल, तमाम सी चीजें जो चल रही हैं। और ऐसा जो सूरज के समान राजा को होना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनको तो कारपोरेट घरानों को दे रहे हैं और गरीबों से ले रहे हैं। तो ये उल्टा जो रामराज्य चल रहा है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो उन्होंने तुष्टीकरण की बात कही है, मुसलमानों के संबंध में इस शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी किया करती है, लेकिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में जब ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ये नारा भी एक मुसलमान ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद रखे। परंतु पांडे जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प तो पिछले 9 वर्षों से लगातार ले रहे हैं, लेकिन अमल कितना हुआ ये हम सब जानते हैं। और जहां तक रही भ्रष्टाचार की बात, तो साहब आपको कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं 40% का तमगा आपकी ही सरकार में कर्नाटक में साहब लगा, और उसका क्या हश्र हुआ ये सब जानते हैं। दूसरी चीज, आज जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया भ्रष्टाचार के ऊपर, तो जितने भी दल हैं कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी का प्रभाव बना के जितने भ्रष्टाचारी थे, आज उसमें 99% आज भाजपा के अंदर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के पास वो वॉशिंग मशीन है साहब, कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज सब भाजपा के साथ आके साहब शुद्ध हो गए हैं। और अब साहब उनके ऊपर, अभी आप महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे एक पैनलिस्ट दे रहे थे,
यही मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे सेंट्रल के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, जितने भी भ्रष्टाचारी थे कहीं ना कहीं भाजपा के साथ आ गए और वो बिल्कुल साफ शुद्ध हो गए। दूसरी चीज, परिवारवाद की बात की, तो परिवारवाद की फहरिस्त बहुत लंबी है। चाहे अमित शाह जी के पुत्र हों, यशवंत सिन्हा जी के पुत्र हों, या तमाम जिले से लेकर उसके बाद कल्याण सिंह जी का पूरा कुनबा हो, तो तमाम ऐसे कुनबे हैं, ये सब जानते हैं परिवारवाद है पार्टी के अंदर। दूसरी चीज, आप भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब, भ्रष्टाचारियों की सूची आपने क्यों साहब सार्वजनिक नहीं की? देश जानना चाहता है कि 2014 के चुनाव में आने से पहले साहब आपने कहा था जितने भ्रष्टाचारी हैं साहब जेल जाएंगे। साहब कितने भ्रष्टाचारी जेल गए? और क्या आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं जिसके ऊपर साहब जांच हो? सीबीआई ईडी पहुंचे साहब, जितने विरोधी हैं साहब उनके ऊपर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं उसे भाजपा में मिला लिया जाता है। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये संकल्प लेते हैं लेकिन संकल्प पे अमल नहीं करते। दूसरी चीज, पीएम केयर फंड की बात अभी की साहब, उसे अगर इतनी नैतिकता थी साहब उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए था। ये उसी तरीके से जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने मदुरई में एक स्टेटमेंट दिया था मंच पे कि साहब एम्स का काम हमने 90% साहब पूरा कर लिया है। जब धरातल पे साहब वहां टीम पहुंची तो वहां बिल्कुल रेगिस्तान नजर आया। तो ये भाषणवीर बयानवीर है, चुनाव की तैयारी है 2024 की, उसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है। श्वेता जी। भाई साहब, मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी के भाषण से राहुल जी भी भाषण देना सीख रहे हैं। चलिए, राहुल जी कुछ सीख तो रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी। इतनी नकारात्मक राजनीति के बीच से एक सकारात्मक बात निकल कर आई, लच्छेदार वो सीख लब्बो रहे लुआ हैं। बाली। और आपने कहा कि मोदी जी ने 9 सालों में जो किया वो रिकॉर्ड टूट गया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भले आप यहाँ पार्टी की व्यवस्था है, बहुत कुछ है, दिल से आप स्वीकार कर रहे हैं कि बदलाव बहुत है, लेकिन मान नहीं पा रहे हैं। ये बता रहा है कि आप मन में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और भाई साहब, केवल बात करने के लिए बात नहीं करते। हम लोग भाजपा के लोग हैं, हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं। हम कभी भी, जैसा कहा गया कि आप ये कर देते हैं, वो बोल रहे हैं, सपा बोल रही है किस पर? भ्रष्टाचार पर। सपा बोल रही है परिवारवाद पर। जिस समाजवादी पार्टी में एक जात विशेष, एक परिवार विशेष के अलावा आप शीर्ष नेतृत्व से देख लीजिए, एक ब्लॉक स्तर तक में अगर किसी और को नेतृत्व मिला हो तो आप विरोध करने का अधिकार रखते हैं। आईना दूसरों को तब दिखाइए जब खुद आईना देखने की हिम्मत हो आप में। और आप तुष्टीकरण को घुमा रहे हैं। तुष्टीकरण क्या होता है? कांग्रेस से पूछिए, 70 साल तक किया है इन्होंने तुष्टीकरण। अब तुष्टीकरण जनता भी समझ चुकी है। और 2024 में भाजपा पर बड़ा इल्जाम लगता है कि भाजपा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। जब राजनीति में है, राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव की तैयारी हम करेंगे ही। और हम कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सारे आंकड़े मौजूद हैं। अब विवेक भाई साहब पता नहीं कौन से आंकड़े लाते, मुझे नहीं पता, लेकिन जो समाचार पत्र में आते हैं और जो आंकड़े हम लोगों को पता है, अधिकृत बीजेपी से जारी नहीं होते हैं। समाचार पत्रों के आंकड़े जो हैं, आपने कहा बेरोजगारी, अकेला रेलवे है जिसने पिछले उसमें 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। जितने नए ट्रैक बने हैं इन 9 सालों में, 70 सालों में नहीं बने। मोदी जी ने कहा हमने नई संसद बनाई, हमने कर्तव्य पथ बनाया, आप एक मेमोरियल भी नहीं बना पाए। और आप हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ जो भी काम होता है आप उसका विरोध करते हैं। आप एक बार भी, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेसी मानते हैं, आप कभी गए उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सम्मान प्रकट करने? आप आज हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। आप लोग सब परिवार, आपका जो गांधी परिवार है, कभी रामलला के दर्शन करने गया? कभी आप मथुरा गए? आप भारतीय जनमानस के उसको समझना ही नहीं चाहते हैं। उसको आप तुष्टीकरण बताते हैं, उसको आप सांप्रदायिकता बताते हैं। आपने किया कभी? आपने महंगाई दूर करने की कोशिश की? भाई साहब ने बड़ी लंबी लिस्ट बताई, सिलेंडर और ये और वो। अब जरा 2014 से पहले के सिलेंडर और आज की तनख्वाहें और आज सबका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी महंगाई और क्या है। और गरीब जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। मकान, नल,
और अनाज क्या नहीं दे रहे, आयुष्मान कार्ड आपको नहीं पता है भाई साहब, आप इन सब योजनाओं का लाभ लेने से ऊपर है, आपको मिल नहीं रहा है, जिनको मिल रहा है उनसे पूछिए आप, ठीक है साहब। आपके कह देने भर से नकार नहीं सकते हम। और जी, हम अब केवल एक बात- चुनाव, एक एक बात मिनट, ये ये कहना- पहला राउंड चल रहा है राधेश्याम जी, चुप हो जाइए, मना नेक्स्ट कर दिया, राउंड मना कर बोलिएगा। दिया, मना कर दिया जी, उन्होंने। अब रुक जाइए एक मिनट, हम केवल चुनाव लड़ने और जीतने में विश्वास नहीं करते हैं। बीजेपी एक व्यवस्था है, एक विचार है, संगठन और एक आंदोलन है, जिसका मुकाबला कांग्रेस और सपा मिलके भी नहीं कर पाएगी। और ठीक। डॉट 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 इंडिया बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए। अब बताइए, आप जवाब दीजिए। देखिए, ये घबराहट है जो डॉट डॉट लगाया जा रहा है। आज तक कभी यूपीए के आगे डॉट लगाया गया? आज तक कभी एनडीए के आगे डॉट लगाया गया? फिर इंडिया में ही 5 टुकड़ों में बांट के डॉट क्यों लगाया जा रहा है? दरअसल इनकी पुरानी आदत है। बात सुन लीजिए, अब ये देखो बीच में कमेंट नहीं। भैया डॉट आपने लगाया है, हमने हमने नहीं लगाया है। हमने नहीं लगाया है। ये मीडिया जगत को बताया जा रहा है, उसी मीडिया जगत को जिसमें 176 चैनल अडानी के हैं, उस मीडिया जगत ने डॉट लगाना शुरू किया है। ठीक है, और आज से, अरे बात देखो, पूरी हो जाने दो, पूरी हो जाने दो। भैया ये हिंदी में बताओ इंडिया जरा, इसका शब्द फुल को, फॉर्म बताओ इंडिया का, आज तुम बताओ। इंडिया शब्द को 5 टुकड़ों में बांटने की साजिश वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को बांटने की साजिश 1947 में की थी। और इन लोगों के दिमाग से, इन्होंने क्या कहा अभी, हम देश के लिए मरते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने आंकड़ों की बात की, इसलिए 2018, 19, 20 इंडिया का, उसके बाद और कुछ सुन लेंगे। पहले इंडिया पूरा नाम बताओ क्या है, बताओ पहले उसका पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताएं, इंडियन नेशन हिंदी में डेवलपमेंटल बताओ, इंक्लूसिव। हिंदी में बताओ। हाँ, हिंदी में बता रहे, इंडियन नेशन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। हम वो प्रवक्ता नहीं है संबित पात्रा जो 5 करोड़ भारतीय समावेशी का अर्थ समझता है। 5 ट्रिलियन में जीरो नहीं बता पाए थे, ऐसे लफ्फेबाज नेता के, चौथी फेल नेता के प्रवक्ता नहीं है। समझ में आया? और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कर दीजिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। जिस नेता की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह लगा हो, एक पार्टी को हाई कोर्ट जाना पड़े नेता की डिग्री की सार्वजनिक करने के लिए, उस पार्टी के नेता को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे से फलफार्म पूछे। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2018, 19, 20 और 21 इन 5 सालों में 53,336 अर्धसैनिक बलों ने नौकरी छोड़ी है। आपको पता है, आपकी सरकार के दौरान 658 अर्धसैनिक बलों ने आत्महत्या की है ड्यूटी के दौरान, और 4,940 अर्धसैनिक बल मनोरोगी हो गए, नौकरी करते करते पागल हो गए। ये आप बताएंगे क्यों हो गए? 50,000 से ज्यादा सैनिक नौकरी छोड़ चुका है, और आप कह रहे हैं हम राष्ट्र सुरक्षा की राजनीति करते हैं। 1 मिनट में खत्म करिए। हाँ, 1 मिनट में नहीं खत्म हो सकता, सवाल बड़े छोड़े हैं, थोड़ा समय का ध्यान आप भी रखा करें एंकर महोदय, मेरा आपसे भी आग्रह है एडिटर महोदय। दूसरी पहली बड़ी चीज, राहुल गांधी बहुत कुछ सीख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। काश परिवारवाद से कैसे लड़ा जाता है ये भी सीख लें, काश ये भी सीख लें कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आंख मारना किससे सीखा था, वो भी बताना चाहिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। दूसरी चीज, मुझे समाजवादी पार्टी से परिवारवाद के ऊपर तो बात ही नहीं करनी। बहुत लंबी लिस्ट है, चाची ब्लॉक प्रमुख है, चाची का भतीजा जिला पंचायत सदस्य है, उनके के बाद प्रभाजी, मेजर दी, दूसरा भैया राष्ट्रीय महासचिव है, अक्षय यादव। डरो मत यार, डरो मत, मैं बीच में नहीं बोला, डरो मत, मैं बीच में नहीं बोला, डरो मत, मैं बीच में नहीं बोला। एंकर महोदय ने मना करिए, मैं बीच में नहीं बोला, एंकर महोदय ने मना करिए, डिबेट खराब कर रहे हैं, फिर डिबेट आप खराब कर रहे हैं। डरिए मत, हम परिवार के नाम गिनाने लगेंगे तो नाम फिर हम भी गिनाएंगे ना। हमारे पास 136 नाम लिखे रखे हैं भाई, हम अभी शुरू कर देंगे, जैसा से खत्म होंगे अनुपम राजपूत, तो फिर आप क्या करोगे बताओ? डरिए मत एंकर महोदय, एडिटर महोदय, 136 नाम पहले से लिखे रखे हैं परिवारवाद के, हम अभी जैसा से शुरू करेंगे अनुपम राजपूत के खत्म होंगे। एक मिनट सुन के बात करना। एक्टर महोदय कृपया इन्हें संस्कार सिखाइए, ये चीज मुझे बहुत नदारत मिलती है राधे श्याम जी के साथ। मैं नहीं है, कतई सुनने नहीं है। चलिए आप जवाब दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, लिख कर रखिए।
ठीक है। परिवारवाद क्या होता है ये समाजवादी पार्टी अपने आप से पूछे, भारतीय जनता पार्टी से ना पूछे। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है कि भाजपा में पंकज सिंह 2001 में आते हैं और प्रदेश कार्य समिति के केवल सदस्य होते हैं। परिवारवाद ये होता है कि राहुल गांधी 2004 में राजनीति करते हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं। परिवारवाद ये होता है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। परिवारवाद ये होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद मत सिखाइए। भ्रष्टाचार 1999 में अखिलेश यादव राजनीति में आए थे और आप समय खराब करेंगे, मैं भी आपका खराब करूंगा, मैं भी आपका समय खराब करूंगा। ये कंटिन्यू भाजपा के साथी ने इन्हें ये मालूम है कि गांधी परिवार से कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? गांधी परिवार से कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ? आप ये बताइए। 40 साल आजादी के बाद गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। जरा शर्म करिए भाई, जरा शर्म करिए। पिछले 30 साल में बताइए कितने आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो गांधी परिवार के विरोध में हो? जरा शर्म करिए। आप करना चाहिए, शर्म आपको करना चाहिए। एक सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं डीपीआर बनेगी, ये बनेगा। डीपीआर के बाद शिलान्यास होता है। अरे भाई घोषणा है, घोषणा हुई है। हाँ बोलो, चलिए जवाब दो वरुण। हाँ जी देखिए किस तरीके से बेचैनी साफ जाहिर होती है। कहीं ना कहीं राहुल जी के ऊपर साहब हमला करते हैं। कहीं ना कहीं पूरी 9 वर्ष की जो सरकार 10वें वर्ष में जाती हुई और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और ये तो उनका पुराना एक पैंतरा है। पूरे सत्र के दौरान संसद के पूरे सत्र के दौरान संसद क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? वाराणसी की जनता क्या उम्मीद नहीं करती कि हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में हमारी बात करेगा? पूरा मुजफ्फरनगर चल गया, क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव 500 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, हजारों लोग मारे गए थे उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री बुलाने के लिए सभा में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भी प्रधानमंत्री में नहीं गए। वाराणसी की जनता ने जब चुन के भेजा था तो ये उम्मीद की थी कि हमारा सांसद देश सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बात करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं लोकसभा जा रहे हैं? कोई सवाल है आपके पास? जवाब। मानसून सत्र पूरा निकल गया, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? इसका क्या जवाब है आपके पास? बनारस की जनता क्या ये उम्मीद नहीं करती कि हमारा प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज बनेगा? क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री जी संसद में? प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री जी सदन नहीं जा रहे। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? मैं केवल एक चीज बताना चाहूंगी, कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। क्या वो संसद में नहीं जा रही थी? ऐसा कभी नहीं हुआ। जानकारी नहीं है, पहले पढ़ के आइए भाई साहब। कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बिना पढ़े बस। हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान में परिवारवाद भी नहीं था। 26 आदमी यादव परिवार के लोग राजनीति में, 26 आदमी पूरे इंडिया में आपके इतना परिवार नहीं है। कभी कोशिश करके देखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, निकाल के बाहर भेज दिए जाएंगे। परिवारवाद है बात करते हैं। परिवारवाद समाजवादी पार्टी का कहना है, उसे सहेज के रखिए, परिवारवाद ये पार्टी को हो चुकी है। ये रियल पॉलिटिक्स और मॉरल पॉलिटिक्स के बीच पहली बार झगड़ा है 1990 के बाद। इसमें मॉरल पॉलिटिक्स जीतती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने भैया समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल पढ़ के ही बैठते हो क्या? बाकी कोई जानकारी नहीं है? कितनी बार आया विश्वास? आप बताइए कितनी बार आया है? पता होना चाहिए आपको। 32 बार आया, 4 बार धोनी मत से गिरा। गांधी जी के खिलाफ आया है, 2 बार नरसिम्हा जी के खिलाफ आया है। ना, एक बार जवाहरलाल जी के खिलाफ आया,
एक बात करने के लिए आ रहा है। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। 9 अगस्त 1942 का क्रांतिकारी दिन और कल है 9 अगस्त 1923 का दिन। आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने तमाम सी बुराइयों को छोड़ने का आह्वान किया है और आने वाले 6 दिनों के बाद हम एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा लहराने का आह्वान किया है। तो हम अपने अपने घरों पर तिरंगे लहराएं और इस आज़ादी को और मजबूत बनाएं, जिसे तमाम से असंख्य जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बलिदानों से प्राप्त किया गया है। इसी संदेश के साथ आज की इस बहस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई बहस में नए विषय